Hello, hello, good morning, everyone. This is Dilshad Nisar, faculty of Academy of APSC, and in this particular lecture, we are going to read. In fact, we are going to complete Hegel. See, in the previous lecture, we have covered Kant. Kant को हमने पढ़ा था, और जहां से कांत की फिलॉसफी खत्म होती है, वहीं से शुरू होता है किनका? हेगल की फिलॉसफी। कांत को हम लोगों ने कहां पर जाकर एंड किया था? कांत की फिलॉसफी को हमने एंड किया था लेवल ऑफ रीजन पे जाकर। सी, अभी ना हम लोग एक प्यारा सा बैकग्राउंड सेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि हेगल हमें आसानी से समझ में आने लगेगा। वरना क्या होगा, इसी अगर से आप 100 लोगों से पूछेंगे ना कि हु इज द टफेस्ट फिलोसफर टू अंडरस्टैंड, तो उसमें से 90% लोगों का आंसर होगा हेगल हेगल। बट ऐसा हो, ये रियलिटी है नहीं। हम लोग देखेंगे हेगल को कितने आसानी से हम लोग समझते हैं। हेगल पे मैंने बहुत सारे थेसिस लिखे, बहुत सारे रिसर्चेस कर रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हेगल की जो फिलॉसफी है, उनकी खुद की कुछ भी फिलॉसफी नहीं है। वो सब चीज़ जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे, मैं आपको बताता चलूंगा कि ये जो इन्होंने लिया, ये सुकरात से लिया, ये प्लाटो से लिया, ये अरिस्टोटल से लिया, ये इंडियन फिलॉसफी से लिया है। यानी इनकी अपनी कोई भी फिलॉसफी है ही नहीं। हम देखेंगे कैसे मैं क्या बोल रहा हूँ। सी, हम लोग पहले एक प्यारा सा बैकग्राउंड, जैसे हम लोग करते हैं, बैकग्राउंड सेट करेंगे, और उसके बाद हम लोग हेगल पे मूव करेंगे, है ना। उससे होगा क्या कि हेगल हमें आसानी से समझ में आने लगेगा। सही, कांत को हमने कहां पर, जब हम लोग कांत को पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे क्या? लेवल ऑफ रीजन। और इसमें हमने क्या देखा? इसमें हमने देखा कि जो नॉलेज, जो हमारी माइंड की या रीजन की कुछ लिमिटेशंस होती है, जब हम उन लिमिटेशंस को सरपास करते हैं, तो हम एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? थेसिस, एंटाइथेसिस। उसे जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल इल्यूजन। और उस इल्यूजन में, उसमें हम चाहे हम पॉजिटिव जजमेंट दे दे या नेगेटिव जजमेंट दे दे, दोनों क्या होता है? दोनों फॉल्स क्लेम होता है। कांत ने क्या कहा? कांत ने लेवल ऑफ रीजन में आकर उन्होंने यहां पर डुअलिटी स्टैब्लिश किया था। वो क्या था? एक था क्या? फिनोमेना, फिनोमेना, और दूसरा क्या था? नोमेना, नोमेना। सी, वो क्या कह रहे हैं कि इसको तो हम कंप्लीटली जान सकते हैं ना, इसकी नॉलेज बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इनका सेंसेशन हमारे पास प्रेजेंट होता है, और इस पे स्पेस एंड टाइम का कंसेप्ट जो है वो अप्लाई होता है। और क्योंकि इसे हम परसीव कर सकते हैं, इसका सेंसेशन हमारे 12 कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग होकर गुजरता है, इसीलिए इसकी नॉलेज तो पॉसिबल है। और ये जो नॉमना है, थिंग इन देमसेल्व्स, रियलिटी कहाँ रहती है? यहाँ। थिंग इन देमसेल्व्स कहाँ है? यहाँ। अब क्योंकि इनका सेंसेशन हमारे पास नहीं है, तो हम इन्हें कभी भी नहीं जान सकते। ये किनका मानना था? कांत का। कांत कह रहे हैं कि जो अल्टीमेट रियलिटी है, हम उसे कभी भी नहीं जान सकते। हेगल आते हैं, हेगल कहते हैं कि हम अल्टीमेट रियलिटी को बिल्कुल जान सकते हैं। क्यों जान सकते हैं? Why? Because reality in itself is inherently rational, and because it is rational, we can know it through reason. समझ में? नहीं समझते हैं। सही, इन्होंने क्या करा कि इस नॉमिनल वर्ल्ड के ऊपर, कांत क्या कह रहे हैं कि इस नॉमिनल वर्ल्ड के ऊपर हम जिस तरह का भी जजमेंट देंगे, उसमें दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक क्या होगा? थेसिस। फॉर एग्जाम्पल, द गॉड एग्जिस्ट, ये क्या है? थेसिस। फिर इसका काउंटर आर्गुमेंट प्रेजेंट रहेगा, एंटाइथेसिस प्रेजेंट रहेगा, द गॉड डस नॉट एग्जिस्ट। अब कांत कह रहे हैं कि ये दोनों जो है ना, इन दोनों जजमेंट के ट्रूथ या फॉल्सिटी को हम कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते, प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इस नॉमिनल वर्ल्ड में एक्सेस ही नहीं है, इसका कोई हमारे पास सेंसेशन ही नहीं है। ये कह रहे हैं ये दोनों क्या है? स्यूडो नॉलेज, फॉल्स नॉलेज, कांत कह रहे हैं। अब हेगल आएंगे। हेगल हेगल कहेंगे यही तो है रियलिटी, सिंथेसिस। ये 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 यानी हेगल कह रहे हैं रियलिटी इन इटसेल्फ इज इनहेरेंटली रैशनल, एंड बिकॉज इट इज रैशनल वी कैन नो इट थ्रू रीजन। कांत कह रहे हैं कि रीजन की कुछ लिमिटेशंस है, जब हम उन लिमिटेशंस को सरपास करते हैं, तो हम एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाते हैं जिसे क्या कहा जाता है? ट्रांसेंडेंटल इल्यूजन, स्यूडो नॉलेज। यानी रीजन से हम कभी भी अल्टीमेट रियलिटी नहीं जान सकते। कांत का मानना है। हेगल का क्या मानना है? कि हम रीजन के जरिए ही तो अल्टीमेट रियलिटी को जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि रियलिटी जो है वो इनहेरेंटली रैशनल ही है। नहीं समझ में? इसे और इजी वे में समझते हैं। हेगल कहते हैं, सी, बाय द वे, अभी हम लोग हेगल पे मूव नहीं किए। हेगल का हमें दो चीजें पढ़ना है, पहला क्या? डायलेक्टिक, और दूसरा एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। अभी हम लोगों ने ना डायलेक्टिक शुरू करा ना एब्सोल्यूट आइडियलिज्म, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड सेट कर रहे हैं। हेगल क्या कहते हैं? हेगल कह रहे हैं द रियल इज rational एंड
rational is real, rational is real। हेगल कह रहे हैं अब ना हमें इस तरीके से लाना पड़ेगा, मतलब द रियल इज राशनल एंड द राशनल इज रियल। कांत कह रहे हैं कि भाई रीजन की, ऑफकोर्स रीजन की बहुत सारी लिमिटेशंस है, जब हम उन लिमिटेशंस को सरपास करते हैं तो एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाते हैं जिसे हम स्यूडो नॉलेज बोलते हैं, यानी रियलिटी को हम रीजन के जरिए नहीं जान सकते क्योंकि वो एक नॉमिनल वर्ल्ड की चीज है, और क्योंकि हमारा एक्सेस नहीं है वहां तक, वहां पर स्पेस एंड टाइम का कंसेप्ट जो है वो अप्लाई नहीं होता, तो इसीलिए हम उन्हें नहीं जान सकते। हेगल कह रहे हैं कि नहीं, हम जान सकते हैं। हेगल कैसे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, ये अब हम देखेंगे। सी मैं ये मान के चला हूं कि आप इससे पहले आपने कभी भी हेगल नहीं पढ़ा, इसीलिए हम पहले एक एक चीज को अच्छे से डिफाइन करें। रियल क्या होता है, रियल क्या होता है, रियल हम किसे बोलते हैं, विच रियली एग्जिस्ट, विच रियली एग्जिस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, हमारी हिस्ट्री जो है वो तो रियल है, जो हमारी सोसाइटी है वो तो रियल है, जो पॉलिटिक्स है वो रियल है, नेचर रियल है। ओके, राशनल क्या होता है, विच इज लॉजिकल इन नेचर, विच इज राशनल इन नेचर, जो लॉजिक के अकॉर्डिंग समझ में है वो। ओके, अब हेगल क्या बोले कि जो भी रियलिटी है वो रैंडम या क्यूस नहीं होता, रियलिटी एक प्रोसेस है जो हमेशा इवॉल्व होती रहती है। सी अकॉर्डिंग टू हेगल रियलिटी कोई फिक्स या स्टैटिक चीज नहीं है, वो हमेशा इवॉल्व होती रहती है, डेवलप होती रहती है, अपने बेटरमेंट की तरफ चलती रहती है। हर हिस्टोरिकल रियलिटी के पीछे, अकॉर्डिंग टू हेगल, हर हिस्टोरिकल रियलिटी के पीछे एक रैशनल प्रोसेस होता है, हमें उस प्रोसेस को समझना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में एक टाइम था, एक सोसाइटी थी जहां क्या था, एब्सोल्यूट फ्रीडम, एब्सोल्यूट फ्रीडम। फिर उसके बाद इसका एक कंट्रडिक्शन आया, जब एक दिन मिस्टर एक्स आए और उन्होंने कहा कि क्योंकि आपने मिस्टर वाई को इतना ज्यादा एब्सोल्यूट फ्रीडम दे रखा है, उसकी वजह से जो मिस्टर एक्स है वो तो अपनी फ्रीडम एक्सरसाइज ही नहीं कर पा रहे। तो इनसे पूछा गया क्या होना चाहिए, फिर इन्होंने कहा कि इसमें होना चाहिए क्या, रिस्ट्रिक्शन। पहले क्या था, जब सोसाइटी शुरू हुई तब क्या था, एब्सोल्यूट फ्रीडम, फिर क्या आया, रिस्ट्रिक्शन। इन दोनों से मिलकर क्या बना, लिबर्टी। नाउ ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या है, ये एक रैशनल प्रोसेस है। ये जो लिबर्टी है ये रियल है, ये रियल है। लिबर्टी क्या है, एक सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी वो रियल है, क्यों, क्योंकि वो एग्जिस्ट करती है। एब्सोल्यूट फ्रीडम का आइडिया क्या है, वो भी रैशनल है। रिस्ट्रिक्शन ये भी क्या है, ये एक रैशनल आइडिया, लिबर्टी एक रैशनल आइडिया। द रियल इज रैशनल। भाई जो कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है वो क्या है, रैशनल है। फॉर एग्जांपल ये हिस्ट्री हमारी रैशनल है, फ्रीडम से लिबर्टी तक का जो सफर है वो क्या है, वो ऑफकोर्स वो रैशनल है। सोसाइटी में यही एब्सोल्यूट फ्रीडम को हम वो कर देंगे। पॉलिटिक्स, ये जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती है वो क्या है, वो बाय नेचर रैशनल है, जो भी रियल है वो रैशनल है। ओके, दूसरा क्या है, रैशनल इज रियल, रैशनल इज रियल। सी ये जो फ्रीडम का आइडिया है या जो लिबर्टी है, तो क्या ये सिर्फ हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है, ये जो फ्रीडम का आइडिया है तो क्या ये सिर्फ हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है, क्या ये एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, नहीं। ये धीरे धीरे लॉस के जरिए, एक्ट के जरिए, कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए, आर्टिकल के जरिए, कन्वेंशन के जरिए ये हमारे सोसाइटी का पार्ट बन चुका है। अब फॉर एग्जांपल व्हेन वी क्लेम दैट वी हैव आर्टिकल 19, तो वो क्या है, वो हमारा फ्रीडम है। अब वो राइट्स के जरिए, कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए, एक्ट के जरिए वो अब रियलिटी का पार्ट बन चुका है, वो सोसाइटी में पेनिट्रेट कर चुका है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल जब हम ये बोलते हैं एरोप्लेन, तो बहुत पहले तो ये सिर्फ एक आइडिया ही था, बट अब ये क्या बन चुका है, ये रियलिटी का पार्ट बन चुका है। यानी जो भी रैशनल है, जो भी रियलिटी, जो कुछ भी है वो क्या है, इनहेरेंटली रैशनल है। और जो भी रैशनल है वो कभी ना कभी रियलिटी में मैनिफेस्ट हो ही जाता है, होता ही है। जैसे फ्रीडम का आइडिया, पहले फ्रीडम का आइडिया क्या है, क्योंकि ये रियल है और इसलिए वो रैशनल है, और क्योंकि ये रैशनल था इसलिए ये रियल बन चुका है, अब सोसाइटी में पेनिट्रेट कर चुका है। इन द सेम वे एरोप्लेन का पहले हमने आइडिया बनाया, अब ये आइडिया मैनिफेस्ट भी तो हो रहा है ना। ये आइडिया जो है एरोप्लेन का आइडिया, अब ये रियलिटी में मैनिफेस्ट हो रहा है, ऑफ कोर्स हम देख पा रहे हैं ना। एरोप्लेन पहले हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आइडिया था, ये क्या था,
द रियल इज राशनल, हमारे पास आइडिया है, राशनल इज रियल, कि जो कुछ भी राशनल है वो रियलिटी में कन्वर्ट होगा ही होगा। ओके, दिस इज हाउ Hegel try to solve the dilemma of Kant। See, मतलब हमने क्या देखा कि जो रियलिटी है, हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो रियलिटी है वो एक प्रोसेस की तरह है ना, जो हमेशा इवॉल्व होती रही, डेवलप होती रहती है। फॉर एग्जांपल हमने एब्सोल्यूट फ्रीडम से शुरू किया था, फिर हम लिबर्टी पर पहुंच चुके हैं। अभी ये क्या है, अगर से हम इसे थेसिस मानेंगे, ये एंटाइथेसिस है, तो ये सिंथेसिस, यानी अभी तो एब्सोल्यूट आइडिया जो अल्टीमेट रियलिटी है अभी लिबर्टी है, अब ये सोसाइटी का पार्ट बन चुका है। अब क्योंकि ये एक प्रोसेस है ना, हमने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू हेगल रियलिटी जो है वो एक प्रोसेस है जो हमेशा इवॉल्व होती रहती है, डेवलप होती रहती है, अपने बेटरमेंट की तरफ मूव करती रहती है। तो अब हमें उस प्रोसेस को जानने के लिए कोई ना कोई एक मेथड चाहिए होगा। से हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो रियलिटी है वो एक प्रोसेस है जो हमेशा इवॉल्व होती रहती है, और उस प्रोसेस को जानने के लिए हमें एक मेथड चाहिए। उस मेथड को क्या बोलते हैं, उस मेथड को हम पढ़ेंगे डायलेक्टिक के नाम से। अब हम लोग आ चुके हैं कहाँ, डायलेक्टिकल मेथड। अब हम लोग कहाँ आ चुके हैं, अपने सिलेबस पे। ये जो मेथड है ना, हेगल ने सोक्राट से लिया था, ऑफ कोर्स इन्होंने क्रेडिट भी दिया, बट इनका जो डायलेक्टिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्या है, ये एक फिलोसफिकल मेथड है। डायलेक्टिक क्या है, ये एक फिलोसफिकल मेथड है जिसमें आइडियाज, रियलिटी या हिस्ट्री, जिसमें आइडियाज, रियलिटी या हिस्ट्री को कन्फ्लिक्ट या कंट्रडिक्शन के जरिए समझा जाता है। मतलब नहीं समझ रहा है ना। सी, डायलेक्टिकल ये एक फिलोसफिकल मेथड है जिसमें आइडियाज, रियलिटी या हिस्ट्री को हम कंफ्लिक्ट या कंट्रडिक्शन के जरिए समझते हैं। समझ रहे हैं नहीं? सही। अकॉर्डिंग टू हेगल दुनिया में जितनी भी आइडियाज होती हैं उसके अंदर कुछ कंट्रडिक्शन, कुछ लिमिटेशंस होती ही है, जिसकी वजह से एक अपोजिट आइडिया जन्म लेता है, और फिर क्या होता है, उन दोनों में कंफ्लिक्ट होता है, और उन दोनों के कंफ्लिक्ट से एक नया और हायर ट्रूथ निकलकर सामने आता है। नहीं समझ में? सही समझते हैं। हमने क्या कहा कि दुनिया में जितने भी आइडिया होते हैं, जितनी भी रियलिटी होती है, उसके अंदर ही कुछ ना कुछ कंट्रडिक्शन प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से उसका अपोजिट आइडिया जन्म लेता है। जैसे हमने कहा कि पास्ट में हमारे पास क्या था, एब्सोल्यूट फ्रीडम था, है ना। अब मान लेते हैं कि ये क्या है, ये अंकित ने कहा कि अंकित से पूछा गया व्हाट डू यू थिंक क्या होना चाहिए, अंकित ने कहा कि एब्सोल्यूट फ्रीडम होना चाहिए। ओके, फिर बहुत वक्त बाद जब ये आइडिया अपने मैच्योर्ड स्टेज पर पहुंचा, तब इसके अंदर कुछ कंट्रडिक्शन, कुछ लिमिटेशंस नजर आनी शुरू हुई। तब बहुत वक्त बाद क्या हुआ, एक दिन आए क्या, अंकिता। अब इन्होंने कहा कि आपने जो मिस्टर वाई को बहुत ज्यादा फ्रीडम दे रखा है, अब क्योंकि वो इतने ज्यादा बलवान है कि अब उनकी वजह से सोसाइटी जो है वो अपनी फ्रीडम एक्सरसाइज नहीं कर पाती। तो फिर इनसे पूछा गया कि क्या करना चाहिए, इन्होंने कहा रिस्ट्रिक्शन, कि भाई इस फ्रीडम में रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए। नाउ हमने क्या कहा था कि जितने भी आइडिया होते हैं उनके अंदर ही कुछ ना कुछ लिमिटेशंस, कुछ ना कुछ कंट्रडिक्शन प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से एक अपोजिट आइडिया जन्म लेता है। इस फ्रीडम के वजह से, इस फ्रीडम के अंदर ही कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ कंट्रडिक्शन थी, जिसकी वजह से इसका अपोजिट आइडिया, ये क्या हुआ, रिस्ट्रिक्शन ने जन्म लिया। ओके, अब इन दोनों के कंफ्लिक्ट से एक हायर ट्रूथ निकलकर सामने आएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिबर्टी। अब सी, अगर से सोक्राट के लैंग्वेज में हम बात करेंगे तो इसे हम बोलेंगे क्या, थेसिस। इसे हम क्या बोलेंगे, थेसिस, और इसे बोलेंगे एंटाइथेसिस, और इसे बोलेंगे सिंथेसिस। और जो रियलिटी है, यही तो है रियलिटी, यानी अभी जो रियलिटी है वो ये है। ओके, क्यों, सी, रियलिटी इज ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ बिकमिंग। जो रियलिटी है वो एक प्रोसेस है जो हमेशा डेवलप करती रहती है, इवॉल्व करती रहती है, अपने बेटरमेंट की तरफ बढ़ती रहती है। अब ये जो लिबर्टी, अभी हम लोग फ्रीडम से यहां तक पहुंचे, यानी अभी ये है रियलिटी। ओके,
अब हम लोग यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर इसी के जरिए बहुत सारी चीजें समझेंगे और यहीं पे हमारा डायलेक्टिक जो है वो 50 to 60% यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। सी, हमने क्या कहा था कि हर एक आइडिया के अंदर ही कुछ ना कुछ लिमिटेशंस, कुछ ना कुछ कंट्रडिक्शन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से एक अपोजिट आइडिया जन्म लेता है, रिस्ट्रिक्शन। फिर इन दोनों के कन्फ्लिक्ट से एक हायर और मोर कॉम्प्रिहेंसिव ट्रूथ निकलकर सामने आता है। ये क्या हुआ? लिबर्टी। ओके, इसे सोक्राट के लैंग्वेज में इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है थेसिस, इसे बोला जाता है कि एंटाइथेसिस, इसे बोला जाता है सिंथेसिस। बट हेगल कभी भी ये वर्ड नहीं यूज किया। हेगल ने क्या यूज किया? इसके लिए यूज किया था मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग थेसिस के लिए। एंटाइथेसिस के लिए नेगेटिव रैशनल, नेगेटिव रैशनल। और सिंथेसिस के लिए, सिंथेसिस के लिए उन्होंने यूज करा था पॉजिटिव रैशनल, पॉजिटिव रैशनल। अब मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा, इसको एक अच्छे से पेज पे वो करते हैं। हमने कहा था एक क्या था? फ्रीडम था, फिर इसके उसमें क्या आया? रिस्ट्रिक्शन, और इन दोनों से मिलकर क्या बना? लिबर्टी। ओके, अब मैं ये पूछ रहा हूं, ये जो फ्रीडम है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं एरिस्टोटल को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, देखे कैसे एरिस्टोटल को इंट्रोड्यूस करना है यहाँ पर। सी, हमने क्या कहा था? ये जो फ्रीडम है, ये फ्रीडम यही बना है क्या? लिबर्टी। फ्रीडम ही बना है क्या? लिबर्टी। फॉर एग्जाम्पल, जब फ्रीडम अपने मेच्योर स्टेज पर आया, फिर उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस, कुछ कंट्रडिक्शन नजर आई, जिसकी वजह से एक अपोजिट आइडिया जन्म लिया, और फिर इन ये दोनों मिलकर लिबर्टी में कन्वर्ट हुआ। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये फ्रीडम ही लिबर्टी बनी है? ऑफ कोर्स फ्रीडम ही लिबर्टी बनी है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो फ्रीडम है, इसके अंदर ही ये पोटेंशियल थी कि ये फ्रीडम लिबर्टी बन सके। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो फ्रीडम है, इस फ्रीडम के अंदर ही पोटेंशियल थी कि ये लिबर्टी बन सके। क्यों? क्योंकि यही फ्रीडम ही लिबर्टी बना। अब याद करें एरिस्टोटल को, एक्चुअलिटी एंड पोटेंशियलिटी हम लोगों ने पढ़ा था ना। सी, उन्होंने, हेगल ने क्या करा? इस डायलेक्टिक के जरिए चेंज एंड परमानेंस को कॉपी किया। कहां से? एरिस्टोटल से। भाई ये जो फ्रीडम है, यही तो लिबर्टी बना है ना, यही। यानी इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर ये पोटेंशियल थी कि ये लिबर्टी बन सके। अब अगेन, अब क्योंकि ये थेसिस है, ये मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है अभी के लिए। जब इसका एक काउंटर आइडिया मिल जाएगा, जिसका जब इसका कोई एंटाइथेसिस मिल जाएगा, एंटाइथेसिस मिल जाएगा, तब फिर उसके बाद इन दोनों से मिलकर कुछ सिंथेसिस आएगा। तब हम ये कहेंगे कि इसके अंदर, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये जो सिंथेसिस यहां पर बना है वो एक्स है, तब हम ये कहेंगे कि इस लिबर्टी के पास एक्स बनने की पोटेंशियल थी। अब क्योंकि अभी ये एक्चुअलाइज नहीं हुआ एक्स में, इसलिए अभी हम ये नहीं बोलेंगे कि इसके अंदर कोई भी पोटेंशियल है कभी भी एक्स बनने की। अभी हम ये नहीं बोल सकते, पर हम ये तो बोल सकते हैं ना कि इस फ्रीडम के अंदर ही पोटेंशियल थी लिबर्टी बनने की। एक्चुअलिटी एंड पोटेंशियलिटी, मतलब फॉर एग्जांपल टुडे इज द एक्चुअलाइजेशन ऑफ यस्टरडे पोटेंशियलिटी। ओके, दूसरी चीज, ये जो लिबर्टी है, क्या ये फ्रीडम है? ये जो लिबर्टी है, क्या ये फ्रीडम है? नहीं, ये फ्रीडम नहीं है। लिबर्टी क्या होता है? रेगुलेटेड फ्रीडम, रेगुलेटेड फ्रीडम। मतलब ये फ्रीडम नहीं है। ओके, क्या इसमें फ्रीडम है? हाँ, इसमें फ्रीडम है। लिबर्टी में फ्रीडम, रेगुलेटेड फ्रीडम, मतलब उसमें फ्रीडम है। ओके, क्या ये रिस्ट्रिक्शन है? ये जो लिबर्टी है, क्या ये रिस्ट्रिक्शन है? नहीं, ये लिबर्टी है। ओके, क्या इसमें रिस्ट्रिक्शन है? हाँ, ऑफ कोर्स रेगुलेटेड, यानी इसमें रिस्ट्रिक्शन है। इसी को क्या बोलते हैं? ऑफ हेबन, ऑफ हेबन, टू प्रिजर्व एंड नेगेट एट द सेम टाइम। मतलब सी, ये जो फ्रीडम है इस लिबर्टी में है। हाँ है, पर क्या ये फ्रीडम है? नहीं है, यानी इसको प्रिजर्व भी किया और इसको नेगेट भी किया। ओके, ये जो रिस्ट्रिक्शन है, क्या ये रिस्ट्रिक्शन है? नहीं, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं। क्या इसमें रिस्ट्रिक्शन है? ऑफ कोर्स इसमें रिस्ट्रिक्शन है। इसी को क्या बोलते हैं? ऑफ हेबन, टू प्रिजर्व एंड नेगेट एट द सेम टाइम। ओके, दूसरा चीज मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा यहीं पर। सी, ये जो फ्रीडम, यहां से फ्रीडम ही ऐसे ऐसे करके ट्रांसफॉर्म होकर लिबर्टी बना है।
तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या ये डिस्ट्रक्शन है या ये ट्रांसफॉर्मेशन है? क्वेश्चन ये है कि ये जो यहां से यहां तक का सफर है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ये डिस्ट्रक्शन है या ट्रांसफॉर्मेशन है? इज इट अ डिस्ट्रक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन? इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। जहां पर क्या हो रहा है, सी, ये डिस्ट्रक्शन नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है ना, जहां फ्रीडम लिबर्टी में ट्रांसफॉर्म हुआ है, डिस्ट्रक्ट नहीं हुआ। फ्रीडम तो अभी भी इसके अंदर है ना, ये क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन। इसी तरह से लॉजिक इवॉल्व्स डायलेक्टिकली, कंसिस्टेंस इवॉल्व्स डायलेक्टिकली, हिस्ट्री अनफोल्ड्स डायलेक्टिकली अकॉर्डिंग टू हेगल। अब हमें मेन ये चीज पढ़ना है, वो तो डायलेक्टिक, वो इंट्रो था डायलेक्टिक का, अब हमें ये पढ़ना है। जिस तरह से अभी हमने देखा, जो प्रोसेस हमने अभी देखा, उसी प्रोसेस से दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, रियलिटी हो, कंसिस्टेंस हो, हिस्ट्री हो, लॉजिक हो, इसी तरह से इवॉल्व करती हैं। कैसे? डायलेक्टिकली। लॉजिक, अभी हम सबका वो देखेंगे। लॉजिक इवॉल्व्स डायलेक्टिकली, consciousness evolves dialectically, ओके। हिस्ट्री अनफोल्ड्स डायलेक्टिकली, अभी हम सबका एग्जांपल देखेंगे और एग्जांपल के जरिए हिस्ट्री अनफोल्ड डायलेक्टिकली, सबका एग्जाम्पल देखेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि ये कंसिस्टेंस कैसे इवॉल्व हो सकता है डायलेक्टिकली, कंसिस्टेंस कैसे ये होगा। अभी हम ये देखेंगे कि कंसिस्टेंस, हाउ कंसिस्टेंस इवॉल्व्स डायलेक्टिकली। तो इसके लिए ना हेगल एक बुक लिखता है, फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। उसमें वो बात करते हैं किसकी? मास्टर स्लेव डायलेक्टिक की, मास्टर स्लेव डायलेक्टिक। फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट में हेगल मास्टर स्लेव डायलेक्टिक की बात करता है। अच्छा, बाय द वे, अगर से क्वेश्चन कभी ऐसा आया या आपने कहीं पे ऐसा लिखा हुआ देखा, इस मास्टर की जगह पे लॉर्ड से लिखा रहे और इसकी जगह पे बॉन्ड्समैन लिखा रहे, तो आप समझ लेना यही है ना। इसकी जगह पे ये भी लिखा है बॉन्ड्समैन। हेगल ने अब इंग्लिश में तो अपनी फिलॉसफी दी नहीं, उन्होंने तो जर्मन लैंग्वेज में दिया ना, तो वो ट्रांसफर कहीं पर ये लॉर्ड्स भी हो सकता है, बॉन्ड्समैन, लॉर्ड्स, बॉन्ड्समैन, मास्टर स्लेव, बट मास्टर स्लेव इज वेरी फेमस। तो अब हम ये देखेंगे, मेन हमें यही पढ़ना है। सी, इस डायलेक्टिकल मेथड से क्वेश्चन आ चुके हैं और यहीं से आता है। अभी कहां से नहीं आया? यहां से नहीं आया, जबकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, बट यहां से क्वेश्चन नहीं आया। इसका मतलब है कि अब अगर आया तो यहीं से आएगा, है ना। इसलिए ज्यादा जरूरी है पढ़ना हमें। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हाउ कंसिस्टेंस इवॉल्व्स डायलेक्टिकली, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? मास्टर स्लेव डायलेक्टिक, मास्टर स्लेव डायलेक्टिक। अकॉर्डिंग टू हेगल जो भी रियलिटी है वो हमेशा इवॉल्व करती रहती है। अभी तक हमने क्या सीखा? एसेंस की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू हेगल जो रियलिटी है वो एक प्रोसेस है जो हमेशा इवॉल्व करती रहती है, अपने बेटरमेंट की तरफ मूव करती रहती है, डेवलप करती रहती है, ओके। और वो कैसे डेवलप करती है, वो कैसे इवॉल्व करती है? डायलेक्टिकली, यानी जिस प्रोसेस से जिस प्रोसेस को वो फॉलो करती है उसका नाम क्या है? डायलेक्टिक, ओके। अब देखते हैं हम ये मास्टर स्लेव डायलेक्टिक क्या है। सी, इसका जो कोर आइडिया है ना, इसमें जो कोर आइडिया है, कोर आइडिया क्या है? नीड फॉर रिकॉग्निशन, नीड फॉर रिकॉग्निशन, यानी पूरी लड़ाई जो है ना, पूरी लड़ाई किसकी है? रिकॉग्निशन की। मतलब चलो शुरू से शुरू करते हैं। हेगल कहते हैं कि हिस्ट्री में ना दो लोग होते हैं, या मान लेते हैं हम कि ये एक्स है और ये वाई है, दो लोग हैं, या आप इसे दो ग्रुप भी समझ सकते हो, ठीक है, जो आपको बेहतर लगे। अब इन दोनों में क्या होता है? कन्फ्लिक्ट होता है। किसके लिए? रिकॉग्निशन के लिए। ये बोलता है कि आप मुझे रिकॉग्नाइज कर लो, ये बोल रहा है आप मुझे रिकॉग्नाइज कर लो। अब अगर से फिर क्या होता है? इन दोनों में कन्फ्लिक्ट होता है। अब अगर से इस कन्फ्लिक्ट में वाई लेट से मर गया या एक्स मर गया, तो फिर रिकॉग्निशन होगा कैसे? किसका? इसे रिकॉग्नाइज कौन करेगा? क्यों? क्योंकि सी, रिकॉग्निशन इज ऑलवेज रिलेशनल। अब अगर से इन दोनों में से कोई एक मर गया तो इसे रिकॉग्नाइज कौन करेगा? यानी दोनों का जीवित रहना तो जरूरी है, मगर होगा क्या कि आउट ऑफ फेयर
इन दोनों में से कोई एक सरेंडर कर देगा। मान लेते हैं कि y ने सरेंडर कर दिया x के यहां पर, तो अब ये x क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मास्टर, ये बन जाएगा मास्टर, ये बन गया क्या, स्लेव। स्लेव हमारा कोर आइडिया क्या था, रिकॉग्निशन का, यानी अब ये मास्टर बन चुका है और ये स्लेव बन चुका है, इसे रिकॉग्निशन मिल चुका है। ओके, यानी अब ये डोमिनेट करेगा, ये जो मास्टर है ये डोमिनेट करेगा लॉ एंड ऑर्डर को। फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ मास्टर स्लेव। अब ये जो मास्टर है ये डोमिनेट करेगा लॉ एंड ऑर्डर, यही फॉर्मुलेट करेगा, यही बनाएगा। अच्छा, ये रिसीव करेगा क्या, रिकॉग्निशन इससे। ओके, ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, ये जो मास्टर है ये इंडिपेंडेंट है। ओके, ये क्या है, ये डिपेंडेंट है। और ये क्या देगा, ये सबमिट आउट ऑफ फेयर, क्योंकि इसने डर के मारे अब खुद को सबमिट कर दिया, इन्होंने इनकी सोवरेनिटी या इनको रिकॉग्नाइज कर लिया है ना। ओके, अब हमें क्या लग रहा है, हमें ये लग रहा है कि ये जो मास्टर है ये बहुत पावरफुल है ना, और हमें ये लग रहा है कि ये स्लेव है। अब ये क्या ही करेगा, ये तो खुद डिपेंडेंट है। हमें क्या लग रहा है कि यहाँ पर मास्टर जो है वो पावरफुल है, स्लेव जो है वो बहुत ज्यादा वीक है, कमजोर है। ओके, बट हेगल सोच द अपोजिट। यहां पर क्या होगा, अब होगा रिवर्सल, डायलेक्टिक रिवर्सल। कैसे, सी जो आप नोटिस आप नहीं कर रहे ना वो ये है कि ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हमको लड़ना है जंग, हमको वॉर करना है। ये स्लेव क्या बोल रहा है कि आप रुकिए, हम लाते हैं सोल्जर, हम लड़ेंगे वॉर। ये कह रहा है कि हमें चाहिए महल, ये बोल रहा है कि आप बैठिए, हम बनाते हैं महल। ये बोल रहा है हमको चाहिए अनाज, बोला आप बैठिए सर, हम उगाते हैं। लेकिन ये सारी चीजों पे धीरे धीरे, ये सारी चीजों के लिए कि किस पे डिपेंडेंट हो जाएगा, धीरे धीरे स्लेव पे। ओके, अब ये जो स्लेव, अब ये जो इतनी सारी चीजें बना रहा है, खेती कर रहा है, वॉर लड़ रहा है, स्किल्स पैदा कर रहा है, डिसिप्लिन पैदा कर रहा है अपने अंदर, तो इससे इसके अंदर क्या आएगा, अब ये क्या होगा, धीरे धीरे सेल्फ कॉन्शियस होगा। जब ये देखेगा कि भाई रियलिटी जो है वो मैं शेप कर सकता हूं, जब ये देखेगा इस वर्ल्ड को, इस राज्य को, अपने किंगडम को, तो ये देखेगा यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं जो किंग ने बनाया हो, ये सब कुछ तो मैंने किया है। अब ये इसके अंडर में होते हुए भी खुद को फ्री महसूस करेगा, यानी इनर फ्रीडम ये अचीव करेगा। अब इसके अंदर क्या आ चुकी है डिसिप्लिन अगेन। अब क्योंकि ये जो है ये टोटली इन पे डिपेंडेंट है। ओके, अब इसको देखते हैं, इसका जो रिकॉग्निशन है वो भी तो जेन्युइन नहीं है। क्यों, क्योंकि इनको रिकॉग्नाइज कौन कर रहा है, ऐसे लोग जो खुद डिपेंडेंट है। अगर से ये जो मास्टर है इसको कोई इसी के लेवल का आदमी अगर से रिकॉग्नाइज करता तो ऑफ कोर्स रिकॉग्निशन जेन्युइन होता, मगर क्योंकि ये जो मास्टर है इनको रिकॉग्नाइज कौन कर रहा है, स्लेव जो कि खुद डिपेंडेंट है, तो ये तो रिकॉग्निशन भी जेन्युइन नहीं हुआ। और धीरे धीरे जब ये अपने अंदर डिसिप्लिन पैदा करेगा, जब ये स्किल्स गेन कर लिया, तो अब इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा कि भाई अब मैं रियलिटी को चेंज कर सकता हूं। अब इसके अंदर क्या आएगा, इनर फ्रीडम इवन इफ आउटर इज एब्सेंट। क्या ठीक है, आप ही राजा हैं, आप ही किंग है, बट अब ये अपने आप को क्या महसूस करने लगेगा, भाई अब जो है मैं रियलिटी को शेप कर सकता हूं, है ना। अब इससे क्या होगा, सी हमने शुरू में क्या देखा था, शुरू में हमने देखा था कि डोमिनेंस किनका था, डोमिनेंस था मास्टर का। शुरू में तो मास्टर का ही डोमिनेंस था। ओके, फिर क्या हुआ, रिवर्सल, कंट्रडिक्शन आया। कंट्रडिक्शन क्या हुआ, मास्टर स्लेव बॉन्ड, मास्टर डिपेंड्स ऑन स्लेव, मास्टर डिपेंड्स ऑन स्लेव। धीरे धीरे हर एक चीज के लिए मास्टर इस पर डिपेंड कर गया, यानी अब ये रिवर्सल हो गया। अब इससे क्या होगा,
रिवर्सल जब इसने देखा, जब लेबर ने देखा, जब स्लेव ने देखा कि यार ये जो रियलिटी है, इस वर्ल्ड में जो कुछ भी है ये तो मैंने ही बनाया है, इसका मतलब है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो इससे हुआ क्या कि उसकी जो इनर चेतना थी, इनर कॉन्शियसनेस थी, वो डेवलप हुई। शुरू में इनकी मेंटालिटी क्या थी कि भाई हम लोग गुलाम हैं, हम लोग नौकर हैं, जो कह रहा है वो करना पड़ेगा। ये अपनी वैल्यू भी नहीं समझ रहे। अगेन ये क्या है, ये सेंस ऑफ सुपीरियर में जी रहा है, ये सेंस ऑफ इंफीरियर में जी रहा है। यानी इनकी चेतना इतनी डेवलप नहीं हुई है। इनकी ये खुद को क्या मान रहे हैं, ये मास्टर मान रहे हैं, ये खुद को स्लेव मान रहे हैं, ये खुद को इंफीरियर मान रहे हैं। मगर जब ये रिवर्सल होगा, जब ये देखेगा कि भाई मैं तो आर्ट्स एंड कल्चर में मैंने तो कमाल कर दिया, मैंने खेती में तो क्या ही कमाल कर दिया, मैंने एग्रीकल्चर में कमाल किया, मैंने कॉटन उगाने में, मैंने हर एक चीज में, मैंने क्राफ्ट में, मैं हर एक चीज कर सकता हूँ, मैं वॉर लड़ सकता हूँ। तो फिर इसके अंदर क्या आएगा, सेंस ऑफ इनर कंसियसनेस। रिवर्सल में क्या आया, स्लेव गेन्स इनर इंडिपेंडेंस। सी यहां से हमें क्या पता चलता है, अगर से सेम चीज ना आप हम लोग अपने इंडिपेंडेंस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यहीं से हेगल कहते हैं कि सी ट्रू, यहां से क्या पता चलता है हमें, हमें ये पता चलता है कि भाई सी ट्रू फ्रीडम रिक्वायर्स म्यूचुअल रिकॉग्निशन। अगर से ये मास्टर इसको रिकॉग्नाइज कर लेता कि भाई देखो मैं भी उतना ही इंपोर्टेंट हूं जितना आप इंपोर्टेंट हो, आप भी उतना ही इंपोर्टेंट हो जितना मैं इंपोर्टेंट हूं, हम दोनों का सिर्फ काम अलग है, बाकी हम दोनों सेम है। तो फिर क्या होता, वो जो फ्रीडम होता वो जेन्युइन होता। अब क्योंकि ये जो रिकॉग्निशन ही फॉल्स था, अब डायलेक्टिकली क्या आया, वो कभी ना कभी ये पलट, सेम चीज को ये क्या बोलते हैं, कार्ल मार्क्स ने भी यूज किया, सेम चीज को सेम वे को यूज किया, किन्होंने, भीमराव अंबेडकर ने भी। जब आप ये पढ़ते हो कि हु वेर द शूद्रास, तो उनमें कहते हैं कि ये जो शूद्र है, भीमराव अंबेडकर कहते हैं ये जो शूद्र है ये शुरू से शूद्र थे नहीं, जिसे हम शूद्र कहते हैं वो एक ऐसे, वो सूर्यवंशी क्लैन से बिलोंग करते थे। अब हिस्ट्री में क्या हुआ, हिस्ट्री में ये हुआ कि सूर्यवंशी में और ब्राह्मण क्लैन में दोनों में कंफ्लिक्ट हुआ। अब इससे हुआ ये जो ब्राह्मण क्लैन थे वो जीत गए। अब क्योंकि वो जीत गए तो वो लॉ एंड ऑर्डर, वो सारी चीजें वो डोमिनेट करने लगे, वो अपने हिसाब से लिखने लगे, जितने भी स्क्रिप्चर्स था उन पे उनका कमान था, उन्होंने अपने हिसाब में अपने फेवर में लिखना शुरू कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर भी अपने फेवर में बनाना शुरू कर दिया। और जो रिचुअल्स थी, जो सेक्रेट रिचुअल होती है वो तो ऑफकोर्स हिस्टोरिकली ब्राह्मण लोग ही परफॉर्म करते हैं। तो जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने क्या किया कि सूर्यवंशी क्लैन के लिए, क्योंकि इनसे उनका क्लैश हमेशा चलता रहता था, कन्फ्लिक्ट चलता रहता था, तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, सूर्यवंशी क्लैन के लिए वो रिचुअल्स परफॉर्म करना ही छोड़ दिया। अब क्योंकि अब इनके यहाँ कोई पूजा वगैरह कोई सेक्रेट रिचुअल्स नहीं होता, तो धीरे धीरे ये आइसोलेट होते गए पूरे सोसाइटी से। अब ये इतने आइसोलेट हो गए कि अब लोग इनको क्या समझने पर लगे, इनसे डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दिया, इन्हें अछूत समझना शुरू कर दिया, इन्हें हायरार्की में सबसे लो कैटेगरी पर लाकर रख दिया। अब एक टाइम ऐसा आएगा, वो कहते हैं एक टाइम ऐसा आएगा कि ये रिवर्स होगा। मतलब जिस तरह से कार्ल मार्क्स कहते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जितने भी लेबर कैटेगरी के लोग हैं वो सारे बर्गोजी के अगेंस्ट क्या करेंगे, रेवोल्यूशन करेंगे और उनको उखाड़ फेंकेंगे। सेम वे में भीमराव अंबेडकर भी कहते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो सूर्यवंशी है ये अपने प्राइड को क्या करेंगे, क्लेम करेंगे, और ये अपने रिवोल्यूशन करेंगे और खुद को उस पोजीशन पे लाकर खड़ा करेंगे। नो, अब हमने ये देखा कि कंसिस्टेंस जो है हमारी कैसे डायलेक्टिकली मूव होती है। पहले क्या था, डोमिनेंस किसका था, मास्टर का। स्लेव जो है वो एक स्लेव मेंटालिटी में थी, इसकी चेतना उतनी डेवलप नहीं थी। फिर क्या हुआ, कंट्रडिक्शन आया, मास्टर डिपेंड्स। अब धीरे धीरे क्या हुआ, मास्टर हर एक चीज के लिए अपने स्लेव पे डिपेंड होने लगा। फिर क्या हुआ, रिवर्सल हुआ, स्लेव गेन्स इनर इंडिपेंडेंस। ठीक है, अभी भी आप ही हो मास्टर, बट मेरे अंदर जो इंडिपेंडेंस आ चुका है, अब मतलब अब आप मुझे काम नहीं भी दोगे तो मैं कहीं और कम कर सकता है ना, कि ठीक है अब जो ये रिकॉग्निशन है ना, ये अब बराबर का रहेगा। अब जो मेरी मेंटालिटी, जो मेरी चेतना है, मेरी कंसिस्टेंस है, ये आपके कंसिस्टेंस से बराबर है। दिस इज हाउ सेल्फ कंसिस्टेंस इवॉल्व। ओके, हमने फिर देखा था क्या, हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री भी इसी तरह से इवॉल्व करती है, कैसे, डायलेक्टिकली। तो हिस्ट्री का हम देखेंगे कहाँ, जब हम एब्सोल्यूट आइडियलिज्म पढ़ेंगे तो उसमें हम हिस्ट्री वाला एग्जाम्पल वहां लेंगे। यहां पर के लिए इतना काफी है ना। ओके,
यानी हम ये देख रहे हैं कि जो कन्फ्लिक्ट है, मेन जो डेवलपमेंट के लिए मेन जो कन्फ्लिक्ट है, कंट्रडिक्शन है, वो होना जरूरी है। हम ये देख रहे हैं कि डेवलपमेंट तभी हो रहा है, चेंजेस तभी आ रहा है जब कोई कन्फ्लिक्ट आ रहा है। जब हम क्लासिकल लॉजिक पढ़ते हैं वहां पर अगर से कोई कन्फ्लिक्ट आ जाए, इसका मतलब क्या होता है? एरर, कि नहीं भाई इसका मतलब है कि ये जो लॉजिक है ये सही नहीं है। मगर जब हम हेगल की फिलॉसफी पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि कन्फ्लिक्ट और कंट्रडिक्शन इज नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट, विदाउट कन्फ्लिक्ट नथिंग चेंजेस। हम ये देख रहे हैं कि सी जब फ्रीडम में एक रिस्ट्रिक्शन आया, यानी रिस्ट्रिक्शन क्या था? उसका कंट्रडिक्शन था, तभी चेंज आया, तभी क्या आया? लिबर्टी। अगर से इसका कंट्रडिक्शन इसमें नहीं आता, फ्रीडम में कंट्रडिक्शन नहीं आता, कुछ लिमिटेशंस नहीं आती, तो हम लिबर्टी तक पहुंचते नहीं पहुंचते। दिस इज व्हाट हेगल सेज कि भाई हेगल के फिलॉसफी में जो कंट्रडिक्शन है, वो जो लिमिटेशंस है, अगर से वो आ जाए, इसका मतलब है कि अब डेवलपमेंट का टाइम आ चुका है ना। सेम चीज अभी हम लोग जिस तरह से डेमोक्रेसी पर पहुंचे कि हम एब्सोल्यूट आइडियलिज्म में पढ़ेंगे। सी अब आ चुका है क्या डायलेक्टिक अवर। अब हम आते हैं किस पर? एब्सोल्यूट आइडियलिज्म पे। सी एब्सोल्यूट आइडियलिज्म को शुरू करने से पहले इसके लिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड सेट करता हूँ। सी ऐसा नहीं हुआ कि हेगल जो है वो अचानक से आए और प्रकट हो गए। उससे पहले ये चैन तो बहुत पहले से शुरू हुआ, ये चैन जो है ये बहुत पहले से शुरू हो चुकी है ना। अब क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो स्टार्ट होता है कहाँ से? प्लाटो से, तो इसीलिए हम प्लाटो से बात करेंगे। प्लाटो से फिर कौन आया? अरिस्टोटल। फिर उसके बाद एक करंट शुरू हुई रैशनलिज्म की, और उसके बाद एक करंट शुरू हुआ क्या? एम्पिरिसिज्म की। फिर उसके बाद आए कौन? यहां पर आए कांत। फिर यहां पर आए कौन? जोसेफ स्केलिंग। ओके। फिर आए कौन? हेगल। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हेगल जो जोसेफ स्केलिंग जो है उनको हमें नहीं पढ़ना, मगर इनका एक चीज हमें जरूर जानना चाहिए जो हमें हेगल के एब्सोल्यूट आइडियलिज्म में मदद करेगा। सी जोसेफ स्केलिंग ना एक कंसेप्ट देते हैं। अभी हमें प्लाटो को भी पढ़ना है, मैं प्लाटो को उस बीच में इंट्रोड्यूस करूंगा। जोसेफ स्केलिंग करते हैं, ये कंसेप्ट देते हैं नेचर एंड स्पिरिट का। ये कहते हैं कि देखिए ये जो नेचर है और ये जो स्पिरिट है, ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों सेम ही है, एक ही चीज है। मतलब जिसे हम कहते हैं ना माइंड और मैटर, ये दोनों अलग अलग चीज नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है। ये दोनों एक ही चीज है। माइंड क्या है? माइंड कह ले या स्पिरिट कह ले, ये क्या है? ये नेचर का एक्सटर्नल स्पिरिट, विच मैनिफेस्ट इन नेचर। स्पिरिट क्या है? जो नेचर में मैनिफेस्ट होता हो। और नेचर क्या है? यानी सिंपल सा लॉजिक, अगर से इनके हिसाब से क्या है? स्पिरिट क्या है? स्पिरिट है इनविजिबल, इनविजिबल नेचर। नेचर क्या है? नेचर है विजिबल स्पिरिट। नाउ फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? ये भी एक स्पिरिट है। ये किस तरह का स्पिरिट है? ये नेचर में विजिबल हो रहा है। नेचर है ये विजिबल स्पिरिट, क्योंकि ये नेचर है यानी ये भी एक विजिबल स्पिरिट है। स्पिरिट क्या है? इनविजिबल नेचर, जो हमें दिखाई नहीं देता हो। यानी माइंड और मैटर दो अलग अलग चीज नहीं, दोनों एक ही है, दोनों सेम ही है ना। मतलब जो माइंड है वही मैनिफेस्ट होता है किसमें? वही मैनिफेस्ट करता है खुद को नेचर में। यानी स्पिरिट ही मैनिफेस्ट करता है खुद को इस नेचर में। और स्पिरिट और नेचर दो अलग अलग चीज नहीं है, ये दोनों सेम ही है। ये किनका मानना था? जोसेफ स्केलिंग का। अब आते हैं हम किस पर? एब्सोल्यूट आइडियलिज्म पर। सी
एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये आइडियलिज्म क्या होता है। आइडियलिज्म क्या होता है? सी बेसिक आइडिया ऑफ आइडियलिज्म कि जो रियलिटी है ना उसका बेसिस जो है वो माइंड, आइडिया या स्पिरिट होता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं। मतलब ये कि जो दुनिया हम देख रहे हैं उसके पीछे एक रैशनल इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है, एक रैशनल इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर होता है जिसको समझने के लिए माइंड या कॉन्शियसनेस सेंट्रल है। ये सिर्फ ऑब्जेक्ट जो हम देखते हैं, मटेरियल ऑब्जेक्ट, वो रियल नहीं है। उसके पीछे जो आइडिया है, जो रैशनल इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर है, वो रियल है। मतलब ये कि जब हम किसी घर की बात करते हैं, ये एक घर है, अब हम इस पे किसी से पूछे व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज रियल इन दिस, तो इस पे दो वे आएगा। एक क्या, अब ये घर है, हम पूछे कि इसमें क्या रियल है, तो अब कोई आम आदमी, कॉमन आदमी होगा, वो क्या बताएगा, किसी ये ना बना हुआ है किससे, कंक्रीट से, सीमेंट से, रड से और इन सब चीजों से ये घर बना हुआ है एंड दिस इज व्हाट इज रियल। जब हम हेगल से पूछेंगे, हेगल बोलेंगे नहीं, रियल क्या है, रियल है इसके पीछे का रैशनल प्लान, रैशनल डिजाइन इस घर का, वो पर्पस जिसकी वजह से ये घर बन रहा है। अगर से ये जो घर है इसमें तो बहुत सारे वेयर एंड टेयर आएंगे। फॉर एग्जांपल आज घर बना, आज अर्थ का आया और ये घर टूट गया, तो ये जो पेरिशेबल है ये रियल नहीं है। रियल है क्या, इसका प्लान, रैशनल प्लान, इसका रैशनल डिजाइन, इसका पर्पस। फॉर एग्जांपल एरोप्लेन क्या है, ये एक आइडिया है। एरोप्लेन का जो आइडिया है ये ज्यादा रियल है। एरोप्लेन जो हम देखते हैं एयरपोर्ट पर, उससे ज्यादा ये रियल है। क्यों? सी ऐसे जब आप 1960s के एरोप्लेन देखोगे वो बहुत डिफरेंट था, अभी क्या है बहुत डिफरेंट है, बट चेंजेस आ रहे हैं, वेयर एंड टेयर वो बहुत सारे, वो इट मे बी पॉसिबल वो चलते चलते वो क्या हो, डैमेज हो जाए, पेरिश हो जाए, बट जो आइडिया है ये रियल है। क्यों? क्योंकि ये पेरिशेबल नहीं होता, ये ज्यादा रियल है क्योंकि यहीं से चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। यही है क्या, यही है रियलिटी। ओके, तो जो आइडिया को ज्यादा एम्फेसिस करता हो, जो उसके पीछे के रैशनल डिजाइन को, उसके पीछे के पर्पस को, उसके पीछे के प्लान को, वो उसे क्या कहा जाता है, आइडियलिज्म। ओके, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? सी एब्सोल्यूट का मतलब होता है, हेगल के यहाँ एब्सोल्यूट का मतलब होता है एक यूनिवर्सल स्पिरिट, एक कंप्लीट ट्रूथ, सब कुछ को कंप्लीट ट्रूथ, सब कुछ को इंक्लूड करने वाली एक यूनिवर्सल स्पिरिट। इसको हम कह सकते हैं टोटलिटी। सब कुछ को इंक्लूड करने वाली एक यूनिवर्सल स्पिरिट। हेगल इसको कभी एब्सोल्यूट माइंड बोलते हैं, कभी एब्सोल्यूट आइडिया बोलते हैं, कभी एब्सोल्यूट स्पिरिट बोलते हैं। ये सब सेम ही है ना, नो एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। अब हम ये देखते हैं, हमने ये तो देख लिया एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल स्पिरिट, टोटलिटी। ओके, अब हम ये देखते हैं कि एब्सोल्यूट आइडियलिज्म क्या है। ये एब्सोल्यूट आइडियलिज्म को समझने के लिए हम सबसे पहला जो चीज लेंगे वो लेंगे क्या, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक यूनिटी। थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक यूनिटी ये क्या कहता है? ये कहता है किसी भी होल पूरे सिस्टम को समझने के लिए हम उसके इंडिविजुअल पार्ट्स को, लेट्स से ये वाला पार्ट्स मैं यहां निकाल दूं, अब हमें पूरे होल को समझना है तो हम उसके इंडिविजुअल पार्ट्स को अलग अलग देखकर नहीं समझ सकते, अलग अलग करके नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि ये जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है कहां, ये ऑर्गेनिकली इससे रिलेटेड है। ये मीनिंगफुल कहां होगा, जब ये इसके अंदर होगा। यानी एक बॉडी, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं ह्यूमन बीइंग का। ह्यूमन बीइंग है, अब इसके पास ना एक तो है क्या, हार्ट है, एक है क्या ब्रेन है, एक है क्या किडनी है, ये सब है। बट ये क्या है, इस ह्यूमन बीइंग से ऑर्गेनिकली रिलेटेड है। ये हार्ट भी ह्यूमन बीइंग से ऑर्गेनिकली रिलेटेड है। एक ह्यूमन बीइंग को स्वस्थ होने के लिए, हेल्दी होने के लिए हार्ट का भी हेल्दी होना जरूरी है।
ब्रेन का भी हेल्दी होना जरूरी है, किडनी का भी हेल्दी होना जरूरी है। अगेन ये सब अलग अलग एग्जिस्ट करता है मगर इंडिपेंडेंटली काम नहीं करता। इन द सेम वे सोसाइटी, हिस्ट्री, रियलिटी, पॉलिटिक्स, फिलॉसफी, रिलीजन एटसेट्रा, ये सब अलग अलग, ये सब क्या है, ये एब्सोल्यूट से ऑर्गेनिकली रिलेटेड है। जिस तरह से हार्ट, ब्रेन, किडनी, ये सब किससे ऑर्गेनिकली रिलेटेड है, ह्यूमन बॉडी से, उसी तरह ये जो सोसाइटी है, हमारी हिस्ट्री है, रियलिटी है, पॉलिटिक्स है एटसेट्रा, इस यूनिवर्स में आप जितनी भी रियल चीजें देख रहे हो जो एग्जिस्ट करता है, वो किसका पार्ट है, वो उसी होल का पार्ट है, उसी एब्सोल्यूट का पार्ट है, ऑर्गेनिक। अगर से हम इसे होल मान ले, इसे एब्सोल्यूट आइडिया मान ले, एब्सोल्यूट आइडिया, तो इसी के अंदर आएगी क्या, सोसाइटी, इसी के अंदर आएगा क्या, हिस्ट्री, इसी के अंदर आएगा क्या, रिलीजन, इसी के अंदर आएगा, यानी ये जो पूरी यूनिवर्स है इसी एब्सोल्यूट आइडियलिज्म के अंदर आएगा। नथिंग एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, एवरी आइडिया, इवेंट्स गेन्स मीनिंग ओनली विद इन द सिस्टम ऑफ होल, यानी इस होल से बाहर तो कोई भी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं जो इस एब्सोल्यूट के अंदर ना हो। अगर से ये एब्सोल्यूट है तो ऐसी कोई भी क्वालिटी नहीं जो इस एब्सोल्यूट से बाहर एग्जिस्ट करता हो। जितने भी प्रेडिकेशन है या नेगेशन है सब इसी एब्सोल्यूट के अंदर ही एग्जिस्ट करता है और इसी एब्सोल्यूट। और अगेन जिस तरह से हमें हार्ट को समझना हुआ तो हम बॉडी से निकालकर तो हार्ट को नहीं समझ सकते, अगर से समझेंगे भी तो ऑफकोर्स बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता चलेगा। इन द सेम वे सोसाइटी को हम कभी भी इस एब्सोल्यूट के बाहर निकाल कर नहीं समझ सकते। अगर से हमें सोसाइटी को भी समझना हुआ तो हम उस एब्सोल्यूट के रिलेशन में ही समझेंगे, और अगर से जब हमें एब्सोल्यूट को समझना हुआ तो ऑफ कोर्स इनके रिलेशन में ही समझेंगे हम। यानी जितनी भी चीजें हैं इस यूनिवर्स में वो क्या है, उस एब्सोल्यूट से ऑर्गेनिकली रिलेटेड है। ऐसी कोई भी चीज नहीं जो उस एब्सोल्यूट का पार्ट ना हो, पहला चीज। दूसरा चीज ये है, सी हमने क्या कहा कि जो रियलिटी है, रियलिटी क्या है, रियलिटी एक प्रोसेस है जो हमेशा इवॉल्व होती रहती है। हम क्या देख रहे हैं अभी एब्सोल्यूट आइडियलिज्म में ही हम क्या देख रहे हैं कि रियलिटी जो है, रियलिटी एज अ प्रोसेस। अब हम यहां पर क्या, प्लाटो को जब हमने पढ़ा था, प्लाटो से हमने पूछा व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज रियल, तो ये काफी रोमांटिक आदमी थे। इन्होंने क्या कहा, इसे देखिए, दुनिया में ना दो वर्ल्ड है, एक क्या है, एक क्या है, ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड है, ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड, इसे ना शॉर्टकट में समझते सी, और ये एक क्या है, इंपेरिकल वर्ल्ड है। उन्होंने कहा कि इस इंपेरिकल वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं, इस इंपेरिकल वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं वो क्या है, वो तो लेस रियल है, मतलब वो ज्यादा रियल नहीं है, वो तो पेरिशेबल नेचर का है। रियल क्या है, रियल है उसका आइडिया जो कहाँ रहता है, जहां ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में। बाय द वे प्लाटो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं ना, इसीलिए मैं शॉर्ट में प्लाटो को ले। प्लाटो क्या करे, रियल है क्या, उसका उस चीज का आइडिया, जहां जो चीजें रह रही है वो तो वो क्या है, पेरिशेबल है। फॉर एग्जाम्पल जब हम यहाँ बात करते हैं काउ, तो ये काउ रियल नहीं है, रियल क्या है, काउनेस, ये तो हम जानते हैं ना कि रियल क्या है, रियल है काउ, काउनेस। ये क्या है, ये काउ, काउ जो है ये पेरिशेबल नेचर का है। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर से ये ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में ये काउ का आइडिया है, तो इस इंपेरिकल वर्ल्ड में ये क्या कर रहा है, इस आइडिया में पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहा है, उसी की तरह उसे इमिटेट करने की कोशिश कर रहा है। अब क्योंकि ये इमिटेट करने की कोशिश कर रहा है, पूरा पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, पूरी तरह से कॉपी नहीं कर पाता, इसीलिए ये जो काउ है ये इम्परफेक्ट है ना। परफेक्ट कौन है, इसका आइडिया, ये ज्यादा रियल है। ओके, हमें ये नहीं जानना था, ये तो हम जानते थे, मगर इन्होंने क्या कहा कि ये जो आइडिया है, प्लाटो का जो आइडिया था, इनके हिसाब से इनका जो आइडिया था वो क्या था, वो इम्यूटेबल था, इसमें कोई चेंज नहीं आ सकता, ये फिक्स था। मतलब भाई आज से 2000 साल पहले जो इंसान का आइडिया था, ह्यूमन बीइंग का आइडिया था, आज भी वही है। आज से 5000 साल पहले जो डायनासोर का आइडिया था, आज भी वही है। न 2000 पहले चेंज हुआ, ना आज चेंज हुआ, ना आगे चेंज होगा। जो प्लांट का आइडिया, जो ट्री का आइडिया जो पहले था वही आज है और आगे भी वही रहेगा। यानी इनका जो आइडिया है वो फिक्स है, इम्यूटेबल है। ये कह रहे हैं कि रियलिटी एज अ प्रोसेस।
जो रियलिटी है वो हमेशा कंटिन्यूअसली इवॉल्व होती रहती है, डेवलप होती रहती है, वो कभी भी फिक्स नहीं होता। मतलब मान ये सीड है, सीड से क्या बना प्लांट, प्लांट से क्या बना ट्री, अब ये क्या करेगा बियर, इट बियर फ्रूट्स। सीड, सीड से प्लांट, प्लांट से ट्री। मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको अभी इंट्रोड्यूस करूंगा, इसीलिए थोड़ा सा अटेंशन चाहता हूँ। ये सब ये क्या है, ये सब रियलिटी है जो एक स्टेज से दूसरे स्टेज, दूसरे स्टेज से तीसरे स्टेज, इन द सेम वे। हेगल कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक, ये सिर्फ और सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये एक रैशनल अनफोल्डिंग है। ये क्या है, ये है एक रैशनल अनफोल्डिंग, रैशनल अनफोल्डिंग, अनफोल्डिंग, जिसमें क्या हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, ये एक रैशनल अनफोल्डिंग है, जिसमें क्या हो रहा है, सीड अपने पोटेंशियल को अचीव कर रहा है, प्लांट बन रहा है, प्लांट अपने पोटेंशियल को अचीव कर रहा है, ये ट्री बन रहा है, और फिर अगेन इट बियर फ्रूट्स, तो ये भी फिर अपने पोटेंशियल को अचीव कर रहा है। यानी ये सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, ये एक रैशनल अनफोल्डिंग है। अभी मैं फिर आपको दूसरी चीज, एक और चीज सिखाऊंगा यहाँ पर, सेम चीज को। अभी हम क्या बोले कि ये अपने पोटेंशियल को अचीव कर रहा है, ये क्या है, ये एक रैशनल अनफोल्डिंग है। ये सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं, बल्कि ये एक रैशनल अनफोल्डिंग है। इसी तरह से जो रियलिटी है, जो रियलिटी है वो हमेशा खुद को अनफोल्ड करती रहती है, डेवलप करती रहती है, वो एक प्रोसेस में होता है, इसमें चेंज आता रहता है। जो रियलिटी है वो हमेशा इवॉल्व करता रहता है, अपने बेटरमेंट की तरफ मूव करता रहता है। लेट्स से मान लेते हैं कि ये, अभी मान लेते हैं कि ये जो यूनिवर्स है और ये जो एब्सोल्यूट आइडिया है, ये ऐसा है, ये कैसा दिखता है, ऐसा है ना, ये है अभी एब्सोल्यूट आइडिया इस वर्ल्ड, इस यूनिवर्स का। ओके, क्या आपको पता है जो स्पेस है, जो हमारा स्पेस है, वो जो यूनिवर्स है वो क्या एक्सपेंड कर रहा है? तो आज से 100 मान लेते हैं कि ये जो रियलिटी है, ये रियलिटी आज से 100 साल पहले था, तो फिर अब ये इवॉल्व होकर इसमें बहुत सारे चेंजेस आए होंगे और ये ऐसा हो गया होगा काइंड ऑफ। इसे ना यहां पर देखते हैं, सी हमने क्या कहा, जो रियलिटी है वो क्या है, वो एक प्रोसेस है। चलिए मान लेते हैं कि जो आज से 100 साल पहले जो रियलिटी थी वो ऐसी थी, एब्सोल्यूट आइडिया जो एब्सोल्यूट था वो ऐसा था। ओके, फिर क्या हुआ, 10 साल पहले इसका एंटाइथेसिस आया, और वो कैसा वो कैसा था, ऐसा था, ऐसा था। ठीक है, अब इन दोनों से मिलकर जो सिंथेसिस आया, जो हायर ट्रूथ, जो डेवलपमेंट हुआ, तो अब मान लेते हैं रियलिटी कैसा है, अब मान लेते हैं रियलिटी ऐसा है। ये है यूनिवर्स, ये है रियलिटी, ये है एब्सोल्यूट आइडिया, एब्सोल्यूट होल, एब्सोल्यूट स्पिरिट, ये अभी ऐसा है। इसी के अंदर पूरी की पूरी यूनिवर्स है, जितनी भी चीजें, जितनी भी क्वालिटी है वो इसी के अंदर ही है, इसी में है, कोई भी इससे बाहर नहीं। रियलिटी क्या है, एक प्रोसेस है जो हमेशा इवॉल्व होता रहता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर से हम इसे आज से 10,000 साल पहले की बात करें, तो इस एब्सोल्यूट में डायनासोर भी होंगे, इस एब्सोल्यूट में यूनिकॉर्न भी होगा। इफ इट वाज रियल तो क्या होगा, इसके अंदर वो भी होगा, बट इसके अंदर क्योंकि एब्सोल्यूट अब चेंज हो चुका है, जो एब्सोल्यूट स्पिरिट है वो बदल चुका है, तो अब इसमें क्या होगा, डायनासोर नहीं होगा। समझ रहे, जो चेंज, जो प्रोसेस है, जो रियलिटी है, वो क्या है, वो एक प्रोसेस है जो हमेशा अपने बेटरमेंट की तरफ इवॉल्व करती रहती है। कैसे, सी इसको हम और अच्छे से समझेंगे कैसे। ये कहते हैं एब्सोल्यूट आइडियल जो है वो खुद को डायलेक्टिकली इवॉल्व करती रहती है, तो हम डायलेक्टिक ही समझेंगे। डायलेक्टिक का इस यूज होता है किसमें, इस एब्सोल्यूट आइडियलिज्म में। आइडियलिज्म में हमने ये भी डिस्कस किया था, जो लॉजिक है वो क्या होता है, इवॉल्व करता है कैसे, डायलेक्टिकली। तो हम ये भी देखेंगे। सी हमने अभी क्या कहा, हमने कहा कि जो रियलिटी है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। ओके, आप किसी से पूछोगे, मान लेते हैं एक क्या है, ये एक एप्पल है, ये एक एप्पल है, आप इससे पूछोगे व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज रियल इन दिस एप्पल, तो वो बोलेगा क्या कि इसके अंदर जो क्वालिटी है ना वही तो है रियल। मतलब एप्पल किन से बना है, जो इसकी क्वालिटी है उसी से बना है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर स्वीटनेस है, इसके अंदर ये क्या है, ये रेड दिख रहा है, इसके अंदर टेस्ट है कुछ, इसका कुछ शेप एंड साइज है, और यही है क्या, रियल। यानी जो लोग इसे इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं नॉन बीइंग। ये क्वालिटी है ना,
क्वालिटी को बोलते हैं नॉन बीइंग। ओके ओके। दूसरा चीज आप किसी और से पूछोगे फिर वो क्या बोलेगा, नहीं भाई ये जो क्वालिटी ये तो पेरिशेबल है, इसे 2 दिन रख दो, ये इसका मीठापन जो है वो खत्म हो जाएगा, है ना, वो सड़ जाएगा, उसका मीठापन खत्म, उसका कलर चेंज। तो ये तो सब्सटेंस नहीं हो सकता। सब्सटेंस कौन है, जो रियल है वो कौन है, वो है बीइंग। मतलब इस एप्पल के अंदर से इसका टेस्ट निकाल दो, इस एप्पल के अंदर से इसका टेस्ट निकाल दो, इसका कलर निकाल दो, इसका शेप निकाल दो, इसका साइज निकाल दो, इसका वेट निकाल दो, फिर क्या बचता है, जो कुछ भी बचता है, जो कुछ भी बचता है वही क्या है, बीइंग। और जो क्वालिटीज है जिसकी वजह से हम चीजों को जान रहे हैं वो क्या है, नॉन बीइंग। हमने क्या कहा कि रियलिटी क्या है, जो हमेशा इवॉल्व होती रहती है, चेंज होती रहती है। अब इसे ये अगर से थेसिस है, ये एंटाइथेसिस है, तो सिंथेसिस क्या आएगा, becoming. A reality is always in the state of becoming. A being is always in the state of becoming. And this is absolute. यही है क्या एब्सोल्यूट आइडिया, यही है अल्टीमेट रियलिटी, यही है क्या एब्सोल्यूट स्पिरिट। ओके, दूसरी चीज ये है कि चलो ठीक है, दूसरी बात क्या है कि हमने अभी क्या देखा था, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि ये जो एब्सोल्यूट आइडिया है, ये एब्सोल्यूट माइंड है, ये एब्सोल्यूट स्पिरिट है, वो डायलेक्टिकली चेंज होता रहता है। अभी हमने देखा था कि मान लेते हैं कि ऐसे 100 साल पहले ये यूनिवर्स ऐसा था, और ये जो यूनिवर्स है इसमें थोड़ा चेंजेस ला देते हैं, ये 50 ईयर्स एगो का था, फिर इन दोनों में कन्फ्लिक्ट हुआ, तो ये कैसा बन गया, ये ऐसा बन गया। अभी जो रियलिटी है, जो एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट होल है, वो ऐसा है। फिर कुछ वक्त बाद फिर इसका भी एंटाइथेसिस आएगा। बहुत पहले ये सिंथेसिस था, फिर इसका एंटाइथेसिस आया, तो ये क्या बन गया, ये थेसिस बन गया, ये एंटाइथेसिस बन गया, और ये सिंथेसिस बन गया। अगेन जब इसका भी एंटाइथेसिस आएगा तो फिर ये थेसिस बन जाएगा, यानी ये मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा। अभी ये क्या है, अभी ये पॉजिटिव रैशनल है, यानी यही जहां पर हम जाकर अभी रुक गए वही होगा क्या, हमारा एब्सोल्यूट आइडिया, यानी उस वक्त के लिए सबसे हायर ट्रूथ वही होगा, सबसे बेस्ट आइडिया जो होगा ना वो वही होगा, जहां पर जो क्या होगा, सिंथेसिस होगा, जो क्या होगा, पॉजिटिव रैशनल होगा। ओके, फिर उन्होंने हेगल ने क्या यूज किया, हेगल ने फिर एब्सोल्यूट आइडियलिज्म में ही यूज किया था क्या, रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल। रैशनल इज रियल, सही, रियल इज रैशनल एंड द रैशनल इज रियल। ये तो हम बहुत डिटेल में देख चुके हैं कि भाई जो भी रियल है, वो जो भी रियल है वो इनहेरेंटली क्या है, रैशनल है, यानी रियलिटी इन इटसेल्फ इज इनहेरेंटली रैशनल एंड बिकॉज इट इज रैशनल वी कैन नो इट थ्रू रीजन। कांत ने क्या कहा था, कांत ने कहा था कि भाई जो अल्टीमेट रियलिटी है वो रीजन से बियॉन्ड की चीज है, हम उन्हें नहीं जान सकते। हेगल कह रहे नहीं जान सकते, व्हाई, बिकॉज रियलिटी इन इटसेल्फ इज इनहेरेंटली रैशनल एंड बिकॉज इट इज रैशनल वी कैन नो इट थ्रू रीजन। और जो भी चीजें, जो भी आइडिया, जो भी कंसेप्ट रैशनल है वो कभी ना कभी रियलिटी में मैनिफेस्ट होगा ही होगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया था एरोप्लेन का, हम एग्जांपल ले सकते हैं चैट जीपीटी का भी, ये तो एक रैशनल आइडिया है ना, बट क्या ये अब ये रियलिटी का पार्ट नहीं बना, क्या ये अब मैनिफेस्ट नहीं होना इस रियलिटी में, ऑफ कोर्स मैनिफेस्ट हो रहा है, नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ रियलिटी, अब ये इट बिकम्स अ रियलिटी, अब भाई ये रियलिटी का पार्ट बन चुका है। ओके, और हमें इसमें क्या पढ़ना था, हमें इसमें पढ़ना था मेन चीज, वो क्या है, वो कह रहे जो रियलिटी है, रियलिटी हमने क्या क्या पढ़ा था, रियलिटी जो वो हमेशा इवॉल्व होता रहता है ना, यानी ये बता रहे हैं कि जो रियल है वो कभी ना कभी, जो भी रैशनल चीज है वो कभी ना कभी रियलिटी का पार्ट बन ही जाता है। फिर यहीं पर वो कहते हैं कि ये जो टेलियोलॉजिकल कॉज़ॉलिटी, ये जो इवोल्यूशन होता है ना, ये जो इवोल्यूशन होता है जहां पर एक ट्रूथ हायर ट्रूथ में इवॉल्व करता है, ये पर्पस बेस्ड होता है। अकॉर्डिंग टू हेगल ये क्या होता है, पर्पस बेस्ड होता है। फॉर एग्जांपल जब एक आइडिया दूसरे आइडिया में कन्वर्ट होता है तो उसके पीछे एक आइडिया होता है, उसके पीछे कुछ पर्पस होता है, टेलियोलॉजिकल कॉज़लिटी। मगर सेम वे में
जब इसी टाइम पीरियड के अप्रोक्स डार्विन आए थे। जब डार्विन की जो एवोल्यूशन थ्योरी है ना, वो कहते हैं कि जो भी एवोल्यूशन है जहां पर एक स्पेसिस दूसरे स्पेसिस में कन्वर्ट होता है या विद इन द स्पेसिस भी चेंजेस आते हैं, वो क्या है, इट्स अ टोटली प्योर मैकेनिकल प्रोसेस। इनका जो एवोल्यूशन है डार्विन का, वो क्या है, प्योरली मैकेनिकल है, यानी यहाँ पर कोई पर्पज नहीं, कोई फोर्स नहीं, बस जो नेचर है इटसेल्फ ब्लाइंडली खुद को चेंज करती है अकॉर्डिंग टू नीड। बट ये कह रहे हैं कि नहीं, ये जो इवोल्यूशन है, ये जो चेंज होता है, सी हमने क्या कहा, रियलिटी एक प्रोसेस है जो हमेशा इवॉल्व होती रहती है, अपने बेटरमेंट की तरफ जाती रहती है। किस लिए? सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, टू अचीव सेल्फ कंसियसनेस। स्पिरिट को सेल्फ कंसियसनेस अचीव करना है, इस वजह से वो क्या करता है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में डेवलप करता रहता है, इवॉल्व करता रहता है। और ये जो इवोल्यूशन है, ये जो डेवलपमेंट है, ये क्या है, टेलियोलॉजिकल है, पर्पस बेस है, इसके पीछे पर्पस है। हेगल के इवोल्यूशन जो है वो क्या है, पर्पस बेस है। जो डार्विन का था, अगेन हमें डार्विन तो पढ़ना भी नहीं है, तो जो डार्विन का था वो मैकेनिकल था, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। फिर तीसरा क्या बोलता है, रोल ऑफ स्पिरिट, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। सी रोल ऑफ स्पिरिट, उसी एब्सोल्यूट में हमें क्या पढ़ना है, रोल ऑफ स्पिरिट। पहले तो हमें यही देख लेते हैं कि ये स्पिरिट क्या होता है। स्पिरिट होता है, सी सेल्फ कंसियस राशनल रियलिटी। राशनल रियलिटी मतलब ऐसी चेतना, ऐसी कंसियसनेस जो खुद को और इस दुनिया को जानती हो, समझती हो। मतलब ये किसी, अगर से हम नेचर को एक्सटर्नल वर्ल्ड मान ले, तो स्पिरिट वो स्टेज है जहां पर रियलिटी खुद को जानने लगती हो, समझने लगती हो, फ्रीडम को रियलाइज करती हो, सेल्फ कंसियसनेस अचीव करती हो, वो क्या है, स्पिरिट। ओके, बट हमें तो स्पिरिट पढ़ना ही नहीं, हमें क्या पढ़ना है, एब्सोल्यूट स्पिरिट। एब्सोल्यूट स्पिरिट, एब्सोल्यूट स्पिरिट, एब्सोल्यूट स्पिरिट। अब ये क्या है, ये हाईएस्ट स्टेज है अकॉर्डिंग टू हेगल, ये हाईएस्ट स्टेज है। यहां पर आकर स्पिरिट फुल्ली सेल्फ अवेयर हो जाता है, फुल्ली सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है, और ये खुद को तीन फॉर्म में मैनिफेस्ट करता है। पहला क्या, ये एब्सोल्यूट स्पिरिट जो है ना, वो हाईएस्ट स्टेज है। यहाँ पर स्पिरिट आकर फुल्ली सेल्फ अवेयर हो जाता है, फुल्ली सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है, और ये खुद को तीन फॉर्म में एक्सप्रेस करता है। पहला आर्ट के पहला आर्ट के फॉर्म में, आर्ट के फॉर्म में ये क्या करता है, ट्रूथ को सेंसरी फॉर्म में एक्सप्रेस करता है। दूसरा रिलीजन, रिलीजन में क्या करता है, ये ट्रूथ को सिंबॉलिक फॉर्म में एक्सप्रेस करता है। इसमें क्या करता है, ये ट्रूथ को सेंसरी फॉर्म में एक्सप्रेस करता है, सेंसरी फॉर्म में एक्सप्रेस करता है। इसमें क्या करता है, रिलीजन में क्या करता है, ट्रूथ को सिंबॉलिक फॉर्म में यूज करता है, एक्सप्रेस करता है, सिंबॉलिक फॉर्म। तीसरा क्या है, तीसरा है फिलॉसफी। अकॉर्डिंग टू हेगल फिलॉसफी हाईएस्ट स्टेज है एब्सोल्यूट स्पिरिट का। यहां पर क्या होता है कि ये जो स्पिरिट है ना, खुद को रैशनली समझ पाता है, कंसेप्चुअली समझ पाता है, यानी अल्टीमेट ट्रूथ को, रियलिटी को फिलॉसफी के अंदर कंसेप्चुअली रैशनली समझता है। इसी वजह से जो फिलॉसफी है ना, वो हेगल के अकॉर्डिंग हाईएस्ट स्टेज है एब्सोल्यूट स्पिरिट का। ये क्या करता है, ट्रूथ को रैशनल वे में, कंसेप्चुअल वे में समझाता है, एक्सप्रेस करता है। रैशनल, कंसेप्चुअल, कंसेप्चुअल। नाउ हमने क्या देखा था, जब हम लोग डायलेक्टिक पढ़ रहे थे, तो हमने क्या कहा था कि जो रियलिटी है या हिस्ट्री है, जो आइडिया है, वो क्या करता है, कंट्रडिक्शन और लिमिटेशंस के जरिए कुछ अपने उसको हम जानते हैं, है ना। हमने कहा था जब हम डायलेक्टिक पढ़ रहे थे, तो ये हमने कहा था कि जो रियलिटी है या हिस्ट्री है, आइडिया है, उसको हम
कुछ कंट्रडिक्शंस या लिमिटेशंस के थ्रू जानते हैं ना, वो इवॉल्व करती है। यानी ये जो हिस्ट्री था हमारा, वो भी किसका पार्ट था ना। हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि हिस्ट्री जो है वो भी उस एब्सोल्यूट आइडिया का ही पार्ट है। यानी ये जो होल है, जो एब्सोल्यूट आइडिया है, जो एब्सोल्यूट स्पिरिट है, ये होल है। अब इसी का पार्ट हिस्ट्री भी था, सोसाइटी भी था, सब कुछ था। अब हम हिस्ट्री पे देखते हैं कि हिस्ट्री पे क्या रोल है और हेगल का हिस्ट्री पे क्या मान है। सी रोल ऑफ हिस्ट्री इन एब्सोल्यूट आइडियलिज्म, रोल ऑफ हिस्ट्री, रोल ऑफ हिस्ट्री। सॉरी लैग कर रहा है क्या थोड़ा, पता नहीं। ओके, सी रोल ऑफ हिस्ट्री। हेगल के अकॉर्डिंग जो हिस्ट्री है ना, वो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है। हिस्ट्री इज द रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम। हिस्ट्री किसी रैंडम इवेंट का नाम नहीं है, हिस्ट्री क्योस का नाम नहीं है, हिस्ट्री ऐसा ही कुछ भी हो गया उसका नाम हिस्ट्री नहीं है, हमारे पास्ट का नाम हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री नाम है, हिस्ट्री किसे कहते हैं? हिस्ट्री इज द रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम। कैसे? सी एग्जांपल लेते हैं। आज से बहुत 100 साल पहले ये जो दुनिया कैसे चलती थी, कैसे रूल किया जाता था, उसके लिए कौन सा प्रिंसिपल था? मान लेते हैं कि ये क्या था, फ्यूडलिज्म। बहुत छोटे छोटे बहुत जगह पे ना फ्यूडलिज्म पहले आया, बहुत जगह पर क्या आया, बहुत जगह पर मोनार्की पहले आया। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस स्पेशल टाइम की बात कर रहे हैं। सी इन्होंने क्या कहा, फ्यूडलिज्म और क्या था, मोनार्की। जब मान लेते हैं कि जो मोनार्की है वो पहले आया, ठीक है, ये मोनार्की आया, ओके। ये कब की बात थी? मान लेते हैं ये 2000 साल पहले की बात है, ओके। फिर इसके बाद क्या आया, फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म, ओके। फिर उसके बाद क्या आया, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। नो एक बात बताए, ये जो मोनार्की है इसमें क्या था, एक आदमी सिर्फ और सिर्फ एक आदमी फ्री था, एक राजा सोवरेन किंग वही फ्री था, ओके। मोनार्की फ्यूडलिज्म में क्या होता है कि छोटे छोटे फ्यूडल लॉट्स होते हैं, यानी इसमें कुछ ज्यादा लोग फ्री थे, ओके। ये क्या था, डेमोक्रेसी। अब यहाँ क्या है, हम सब फ्री है। ये बना ही किसके लिए, टू द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल। तो ये तो इसमें जितने भी लोग हैं ये सबके सब फ्री है, यानी रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम। पहले एक लोग फ्री थे, इसमें कुछ लोग फ्री हुए, फिर क्या हुआ, सब लोग फ्री हो गए, ओके। अब इसको अगर से हमने थेसिस मान लिया तो इसको एंटाइथेसिस मानेंगे। और ये अभी क्या है, ये सिंथेसिस है, यानी अभी हायर ट्रूथ क्या है, डेमोक्रेसी हायर ट्रूथ, यानी ये है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का पार्ट ये भी है, यानी अभी के लिए जो रियलिटी है वो ये है। ये सब ओल्ड हो चुका है। अगेन दूसरा चीज, जिस तरह से मोनार्की का एक एंटाइथेसिस है फ्यूडलिज्म, जिस तरह से फिर इन दोनों को मिलकर डेमोक्रेसी बना, कुछ वक्त बाद ये डेमोक्रेसी का भी तो एंटाइथेसिस आएगा ना। यानी ये डेमोक्रेसी भी बहुत दिनों तक तो नहीं चलेगा, मतलब बहुत 100 सालों तक तो नहीं चलेगा, इसका भी कुछ लिमिटेड टाइम होगा। अगर से आप वर्ल्ड पॉलिटी पढ़ते होंगे या फिर वर्ल्ड पॉलिटिकल न्यूज़ वगैरह देखते होंगे, डिबेट्स वगैरह देखते होंगे, तो आप अवेयर होंगे इस चीज़ से कि अब लोग इस पर डिबेट करने लगे हैं कि अब डेमोक्रेसी को कोई दूसरी चीज़, इट मे बी पॉसिबल ओलिगार्की कहा जाए। जब आप इस बार के अमेरिका के इलेक्शन को देखे होंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि जो ट्रंप है या फिर जो एलन मस्क है उन्होंने वहाँ के इलेक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं किया। ऑफकोर्स उन्होंने किया है ना। तो अब जो डेमोक्रेसी है ना वो धीरे धीरे ओलिगार्क में जा सकता है, या देखते हैं जिस भी उसमें जाएगा। यानी इस डेमोक्रेसी का अब एक एंटाइथेसिस आएगा, उसके बाद फिर एक सिंथेसिस आएगा। एंड दिस इज हाउ रियलिटी इवॉल्व एंड डेवलप थ्रू डायलेक्टिक्स एंड towards betterment, towards better idea, towards receive or achieve self consciousness, complete self consciousness, है ना। सी रोल ऑफ हिस्ट्री, रोल ऑफ स्टेट भी आता है इसमें। अच्छा एक सेकेंड, इसमें ना एक और एग्जांपल ले सकते हैं, सती का एग्जांपल ले सकते हैं। सी हमारे हिस्ट्री में क्या होता था, जो वो महिलाएं थी वो सती होती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद आया क्या, राजा राम मोहन राय आए। फिर उसके बाद ये क्या हुआ, ये बैन हुआ। फिर थोड़ा सा ये फ्रीडम मिला कि अब ठीक है, अब सती अब नहीं होंगे, ठीक है। अगेन सती का भी बहुत पुराना हिस्ट्री है ना, ये जरूरी नहीं कि इंडिया से ही शुरू हो, दूसरे जगह पर भी होते थे ये। बट हमारा अभी ये कंसेप्ट है, अभी हमें ये जानना है कि ये हिस्ट्री, हमें ये जानना है कि ये जो हिस्ट्री है
वो फ्रीडम की रियलाइजेशन है। अब हम इसीलिए सती का एग्जांपल लिया कि ठीक है, पास्ट में क्या होता था, सती होता था, फिर उसके बाद ये बैन हुआ, तो फिर उसके बाद ज़्यादा हमें फ्रीडम चाहिए, तो फिर हमने क्या करा कि भाई अब तो इनकी शादी भी होनी चाहिए, सिर्फ जीने का ही नहीं बल्कि शादी करने का भी हक है। फिर हमने क्या लाया, विडो रीमैरिज एक्ट लाया। फिर उसके बाद शादी, अब शादी हो गया तो अब फिर हम क्या बोल रहे हैं कि नहीं भाई इनको पढ़ने का भी अधिकार चाहिए। फिर हमने एजुकेशन में वो किया इनका। फिर उसके बाद हमने कहा कि इनको सिर्फ पढ़ने का ही नहीं, इनको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी चाहिए। तो फिर उसके बाद इनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी हुआ। इनको 1921 या इसी के आसपास, आई एम सॉरी ये डेट थोड़ा गलत हो सकता है, न्यूजीलैंड ने सबसे पहले क्या करा, वुमेन्स राइट दिया, वोटिंग राइट दिया वुमेन्स को। फिर उसके बाद इसी के बाद फिर ऐसी बहुत सारी महिलाएं थी जो क्या करें, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करें। अगेन ये जो सती से लेकर अब क्या हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये क्या है, पार्टिसिपेशन, ये क्या है, रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम है ना। कि एक टाइम ऐसा था कि ठीक है आपके हस्बैंड चले गए तो आप जीवित भी नहीं रह सकते, आप इस वर्ल्ड में डिजर्व नहीं करते रहना, मगर अब क्या है भाई, आप सिर्फ आपके हस्बैंड के डेथ के बाद आप सिर्फ रह ही नहीं सकते हो, आप फिर से शादी भी कर सकते हो, आप पढ़ लिख भी सकते हो, आप जॉब भी कर सकते हो, और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी आपका वो है। यानी हिस्ट्री इज द डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम। हिस्ट्री रैंडम इवेंट्स का नाम नहीं है। इसमें आप किसी भी चीज को, किसी भी इंसिडेंट को आप इस एग्जांपल के थ्रू समझा जा सकता है। यानी अभी जो या फिर यहां से हम यहां तक पहुंचे डेमोक्रेसी तक, यह है क्या, अभी है एब्सोल्यूट, यही है क्या, रियलिटी। अगेन इसी तरह से हम जहां पर भी थेसिस एंटाइथेसिस के जरिए हम जहां पर भी पहुंचेंगे, जो इस टाइम पीरियड में होगा अभी के लिए वही होगा क्या, रियलिटी। अगेन क्योंकि ये एक प्रोसेस है जो हमेशा इवॉल्व करता रहता है अपने बेटरमेंट की तरफ, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ। इसीलिए जो आज रियलिटी है वो कल चेंज हो जाएगा। बीइंग इज ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ बिकमिंग। ओके, अब इसका ना, इसमें रोल ऑफ स्टेट भी है, बट रोल ऑफ स्टेट हम नहीं देखते यहाँ पर क्योंकि वो एथिक्स का पार्ट हो जाता है। सी रोल ऑफ स्टेट में क्या कहते हैं कि जो स्टेट है ना वो हाईएस्ट फॉर्म है एथिकल लाइफ का। ये पॉइंट बनता है इनके क्रिटिसिज्म का भी। हेगल जो है ना वो काफ़ी काइंड ऑफ अथॉरिटेरियन है। ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय नेपोलियन। सी नेपोलियन, जब व्हेन नेपोलियन इंटर्ड इन द सिटी ऑफ जेना आफ्टर द बैटल ऑफ जेना, तो हेगल ने कहा कि वर्ल्ड स्पिरिट ऑन हॉर्स बैक, उन्होंने क्या करा, उनको देखकर, नेपोलियन को देखकर उन्होंने नेपोलियन को डिस्क्राइब किया द वर्ल्ड स्पिरिट। उन्होंने आप सीधा स्पिरिट ऑन हॉर्स बैक कि भाई अब हम इनमें, इनकी वजह से ही शायद नेपोलियन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे हेगल, और इसकी वजह से ही उनको काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया जाता है क्योंकि उनकी फिलॉसफी में बहुत ज़्यादा बाइसनेस आ जाते हैं स्टेट की तरफ, नेपोलियन की तरफ। वो कहते हैं कि जितनी भी फिलॉसफी है वो यहीं पर आकर, यानी हेगल नेपोलियन के टाइम में आकर कन्वर्स कर रही है, फिर यहाँ से डाइवर्स करेंगी। ये जो एब्सोल्यूट का कंसेप्ट है इनका, इनफैक्ट जो एब्सोल्यूट का भी कंसेप्ट था ना वो भी इनका अपना नहीं था। ये एब्सोल्यूट का कंसेप्ट जब हम लोग सगुण ब्रह्म पढ़ेंगे, इंडियन फिलॉसफी पढ़ेंगे, सगुण ब्रह्म पढ़ेंगे, तो वहां पर हमें लगेगा कि यार ये तो ऑलरेडी हमारे इंडियन फिलॉसफी में है, उसमें कुछ ही चीज माइनर चेंजेस के साथ आपने प्रेजेंट किया है। हमने देखा एक्चुअलिटी एंड पोटेंशियलिटी पहले ही दे चुके थे, कौन वो दे चुके थे, अरिस्टोटल। अब हम इसके क्रिटिक्स देखते हैं। सबसे पहला जो क्रिटिक्स है ना, सबसे पहला क्रिटिसिज्म है वो है क्या, सेलेक्टिव यूज ऑफ हिस्ट्री। सेलेक्टिव यूज ऑफ हिस्ट्री मतलब ये कि भैया आपने क्या करा है, आपने हिस्ट्री को, जो चीज वहां पे एप्लीकेबल हो रहा है आप तो उसका एग्जांपल ले रहे हो, मगर जो चीज एप्लीकेबल नहीं, हिस्ट्री में बहुत सारे क्योस बीते हुए हैं ना, तो आप इस क्योस में तो आप ये इसका एग्जांपल नहीं ले रहे हो, यानी आप वहीं पर वही एग्जांपल ले रहे हो जो आपके फिलॉसफी में यूजफुल हो। दूसरा चीज ये है कि आपने कहा क्या कि एक थेसिस होता है, एक एंटाइथेसिस होता है, एंटाइथेसिस होता है और एक सिंथेसिस होता है।
सिंथेसिस होता है। अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ, ये लोग ये जो टर्म है ना, ये हम लोग अपने इजी के लिए यूज कर रहे हैं। आप भी इसे यूज कर सकते हो, बट बेटर क्या होगा, थेसिस की जगह पे मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसकी जगह पे नेगेटिव रैशनल, इसकी जगह पे पॉजिटिव रैशनल यूज करोगे। हेगल कह रहे हैं, हेगल का जो क्रिटिसिजर है वो कह रहे हैं कि भाई ये ऑलवेज अननोन, ऑलवेज अननोन, ये तो पता ही नहीं चलता ना कि भाई इसमें से कौन सा चीज पहले फ्यूडलिज्म आया, फ्यूडलिज्म थेसिस है या मोनार्की थेसिस है, फ्यूडलिज्म एंटाइथेसिस है या मोनार्की एंटाइथेसिस है। तो हमें तो ये समझ में ही नहीं आता, और इस थ्योरी से हमें पता भी नहीं चलता कि भाई कौन सा चीज है थेसिस, कौन सा एंटाइथेसिस, कौन सा है सिंथेसिस। सिंथेसिस का तो थोड़ी देर के लिए पता चल भी जाता है कि फॉर एग्जांपल चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि डेमोक्रेसी भी थेसिस है, बट एंटाइथेसिस कौन था, सिंथेसिस कौन था, या फिर कौन बनेगा आगे सिंथेसिस, ये नहीं। ये सिर्फ पास्ट की ही बात करता है, जो चीजें हो चुकी है उसी की बात करता है। यानी प्रेडिक्टिव ऑफ दिस थ्योरी, प्रेडिक्टिव ऑफ दिस थ्योरी इज वेरी लेस। भाई जो पास्ट में चीजें हो चुकी है आप उसके बारे में बात कर रहे हो। अब डेमोक्रेसी के बाद क्या आएगा ये बताइए, थ्योरी का यूज करते हुए डायलेक्टिक का। आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकता। इसका मतलब है कि फिर ये जो थ्योरी है ये यूजफुल नहीं है। वैसे रियलिटी इसी तरह से इवॉल्व होती है, तो फिर बता दीजिए ना डायलेक्टिक का यूज करके कि डेमोक्रेसी के बाद कौन सा चीज आएगा। आप नहीं बता सकते। दूसरा, फिर इनके जो वो है वो कहते हैं कि ये जो एब्सोल्यूट आइडियलिज्म का कंसेप्ट है ये क्या है, टू एब्स्ट्रैक्ट है, वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। कहते हैं कि ये समझना तो बहुत ही मुश्किल है। ये पहला ये है एब्सोल्यूट आइडियलिज्म का कि ये बहुत ज्यादा, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, रियलिटी को ओवरली रैशनल बना देते हैं। आप क्या कर रहे हैं, रियलिटी को ना ओवरली रैशनल बना रहे हैं। आप हर चीज में ओवरली रैशनल बना रहे हैं, जिसकी वजह से आप क्योस को, इवेंट्स को, सैडनेस को, ट्रेजेडी को आप नहीं समझा सकते, ओवरली रैशनल बना देते हैं। ओके, तीसरा, और अगेन इस पे ना, इन पे काफी अथॉरिटेरियनिज्म का भी टैग लगता है, क्योंकि ये स्टेट को बहुत ज्यादा पावर दे देते हैं। अथॉरिटेरियनिज्म, ये कहते हैं, हेगल कहते हैं कि जो सोसाइटी है और इंडिविजुअल है, इन दोनों का रिकन्सिलिएशन जो है वो स्टेट में ही होता है। क्यों? क्योंकि स्टेट हाईएस्ट फॉर्म है एथिकल लाइफ का। इसी वजह से स्टेट जो चाहे वो कर सकता है। हेगल वाज अ प्योर अथॉरिटेरियन। ये मानते थे कि जो नेपोलियन है ना, उनको एब्सोल्यूट पावर दे दिया जाए, और कहीं ना कहीं ये बायसनेस था, उनकी तरफ झुकाव था, नेपोलियन की तरफ। इनके फिलॉसफी में भी, इनके एथिक्स में भी, इनफैक्ट इनके एथिक्स में भी जब हम देखते हैं, वो जो ऑर्गेनिक यूनिटी हमने पढ़ा था, वो इनके एथिक्स जब हम पढ़ते हैं वहां पर भी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल उसको हम किस तरह से यूज करते हैं। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, एक होता है क्या लेजिस्लेचर, एक होता है क्या एग्जीक्यूटिव, एक होता है क्या जुडिशियरी, और एक क्या होता है कॉमन लोग। अब हम इसको ऑर्गेनिक यूनिटी को यहां कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सी, एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी होने के लिए लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और कॉमन पीपल सबका सही होना जरूरी है। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। मान लेते हैं कि ये तीन जो है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऑनेस्ट है, इंटीग्रिटी के साथ काम कर रहे हैं, और इनसे बेहतर तो हो ही नहीं सकता कोई। ये लेजिस्लेचर बहुत अच्छा लॉ बना रहे हैं, एग्जीक्यूटिव भी उसे बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो जुडिशियरी है उसमें काफ़ी इंपर्शियलिटी, काफ़ी अच्छे से जस्टिस कर रहे हैं। पर ये जो कॉमन लोग हैं ना, अब इनको पता ही नहीं कि इनके राइट्स क्या है, लॉस क्या है। ये लॉ पास कर रहे हैं, एक्ट पास कर रहे हैं कि भाई आज से हर कोई लेफ्ट साइड से चलेगा। ये लोग कहाँ से चले, राइट साइड से। अब क्या होगा, वो डेमोक्रेसी कभी बनेगा ही नहीं। अगेन दूसरा ये कि इन सब ये लोग बहुत अच्छे राइट्स, अपने बहुत अच्छे एक्ट्स, बहुत अच्छे स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं, बट इनको पता ही नहीं, अपने अधिकार ही नहीं पता। तो इनको पता ही नहीं कि अभी एक घर बनाने का पैसा मिल रहा है। अब क्योंकि जिनको पता है वो क्यों नहीं इनका हक मान लेंगे, जिनको पता ही नहीं है। अब ये लोग अनअवेयर है। इसीलिए एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए कॉमन पीपल का, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर सबका सही होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि सब एक ऑर्गेनिकली रिलेटेड है, इस डेमोक्रेसी का ही पार्ट है। अगेन इसमें से सिर्फ एग्जीक्यूटिव ही
अच्छा हो जाए तब भी ये डेमोक्रेसी नहीं रहेगा, सिर्फ एग्जीक्यूटिव ही अच्छा हो जाए तब भी ये डेमोक्रेसी रहेगा। वाई? बिकॉज दे ऑल आर ऑर्गेनिकली रिलेटेड, ये सब मिलकर डेमोक्रेसी बनता है, इसलिए हर एक चीज एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है। और ये कहते हैं क्या, जो स्टेट है उसको बिल्कुल एब्सोल्यूट पावर दे देना चाहिए, इसीलिए इनको अथॉरिटेरियनिज्म कहा जाता है। और इनकी और भी बहुत सारी, इनका जो आइडियलिज्म है ना, अभी हम नेक्स्ट फिलोसफर पढ़ने वाले हैं किनको, मूर को, जी मूर को, तो वो आएंगे सबसे पहले जो वॉर करेंगे ना, वो वॉर करेंगे आइडियलिज्म पर ही। तो वहाँ तो हम उनको काफ़ी और भी बहुत अच्छे से देखेंगे। अब यहाँ से इनके बाद फिलोसफी जो है वो एक लिंग्विस्टिक टर्न लेगी, है ना। और उसके बाद अब जो फिलोसफी होगी ना, वो एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज, वो लैंग्वेज के बेस पे होगा। अब जो फिलोसफी होगा वो बिल्कुल ईजी होगा। एंड आई थिंक that's all for today. Thank you so much. और इसका जो भी आंसर रह रहा है वो हम लोग एक आंसर राइटिंग की क्लास करेंगे, तो वहाँ हम लोग देखेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन आया, कोई वो है नहीं, और से आपने सही से पढ़ लिया तो वो बहुत इजी है ना। इसका क्रिटिसिज्म भी हम लोग नेक्स्ट उसमें देखेंगे, मुझे कहीं अभी निकलना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, जय हिंद।